कक्षा 6 आरबीएसई पाठ्यपुस्तक का अध्याय 16 हमारा अतीत। ये रीट लेवल सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इकाई फर्स्ट में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। क्या हमें ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां आग न हो, जब खेतीबाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? उस समय का जीवन कैसा रहा होगा? जब लोग यात्राएं तो कर लेते थे पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। उस समय के जीवन और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को जानना और पहचानना है। इतिहास के स्रोत जो हमें उस समय की या हमारे अतीत की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार है उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहाँ खुदाई में प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, पत्थर व धातुओं के औजारों, मूर्तियों और अनेक ऐसी चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है जिनका हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज उपयोग कर रहे थे। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी। यही चीज़ें इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाने लगी। तो इतिहास के स्रोत के रूप में कौन कौन सी वस्तुएं हमें या हमारे जो पुरातत्वविद है उनके काम आ रही है? इन वस्तुओं के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। इन ऐतिहासिक स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। आदिमानव, ये आदिमानव का चित्र है। प्राचीन पत्थर के औजार, ये पत्थर के औजार है जो हमें या हमारे जो पुरातत्वविद है उनको खुदाई में प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत वे हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो पुराने हैं और पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। पत्थर या धातु पत्थर पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है? शिलालेख क्या है? प्राचीन काल के भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत के बाद में साहित्यिक स्रोत वे है जो किसी भी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त है, जैसे कहानियाँ, कथाएं व किसी भाषा व लिपि के ग्रंथ साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट है वंशावलियाँ। भाषा, लिपि, विभिन्न कलाएं, साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा जैसे मूल्य संवाहकों के साथ ही वंशावली लेखन की एक अनोखी परंपरा भी हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई, जो इतिहास को जानने का एक सरल माध्यम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा जाता है। वंशावली लेखकों द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संपूर्ण लेखा जोखा रखा जाता है बहियों में, वह हमारी वंशावलियां हैं। अब इनको कौन लिखता है? राव, बड़वा, भाट, बारोट, जग्गा, तीर्थ पुरोहित यानी पंडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार आदि अनेक समुदायों ने इस वंशावली लेखन द्वारा भारतीय निर्वंश का संपूर्ण विवरण अपनी बहियों में संजोए रखा है। यानी इन लोगों ने भारत के जो लोग हैं उनके वंश का संपूर्ण विवरण अपनी बहियों में संजोए रखा है।
भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित है। पूरा लेख एवं विदेशी यात्रियों का वर्णन। पूरा लेख और विदेशी यात्रियों के वर्णन से भी हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत दस्तावेज जिनसे हमारे पूर्वजों के रहन सहन एवं संस्कृति की जानकारी मिलती हो तथा भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके अनुभव जिनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, वे भी इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं हमारा अतीत और हमारे अतीत को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत। यथा ह्वेन-सांग व मैक्सनीज के भारत संबंधी वर्णन। सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त शिलालेख पर उत्कीर्ण लिपि है। सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनसे एक शिला प्राप्त हुई है और उस शिला पर उत्कीर्ण लिपि ये आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है पूरा ऐतिहासिक काल का मानव जीवन। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी मनुष्य के जन्म से लेकर जब तक लिपि का विकास हो जाता है, ये जो समय है वह क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल या पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई। यानी करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियाँ व हड्डियाँ प्राप्त हुई है, वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। मानव की खोपड़ियाँ व हड्डियाँ हमें जो प्राप्त होती है वह कितनी पुरानी है? लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल है वह पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो पूरा ऐतिहासिक काल कौन सा है? आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल। माना जाता है कि इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। तो आग क्यों जलाता था? जंगली जानवरों के भय से रक्षा करने के लिए। पत्थर से ही आग जलाता, पत्थर के बर्तन एवं औजारों का उपयोग करता था। इसलिए इस काल को पाषाण या प्रस्तर काल भी कहते हैं। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। अब ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। पूरा ऐतिहासिक काल की जो विशेषताएं हैं ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी विशेषताएं? इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। वह छोटे छोटे समूह में रहता था। समूह के नेता मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। मुखिया जो समूह में रहता था, उस समूह का नेता या मुखिया भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तब वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाली हथियार, आरी, चाकू बनाकर उनका प्रयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने व अन्य उपयोग में लेने लगा। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थर के औजारों में लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह उपयोग में लेने लगा। तो ये विशेषताएं थी। ये सभी विशेषताएं आपको याद रखनी है। परीक्षा में इन विशेषताओं के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, स्थायी जीवन का आरंभ। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने
लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों व जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। तो उसका घुमक्कड़ जीवन कैसे समाप्त हो गया, ये बातें आपको याद रखनी है। वह एक स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगा, वहीं खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया। उसने अपने कार्य में सहयोग लेने उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। ये जो कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवर है, इनसे वह सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। अब धातु की खोज किस प्रकार की, देखो, पहले तांबा खोजा, उसके बाद में जस्ता, फिर सीसा। ये क्रम इनका आपको याद रखना है, तांबा, जस्ता और फिर सीसा। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पता चला है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम तांबे की खोज की। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा। स्थायी जीवन के बाद में पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उपयोग में लेने लगा। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, ये याद रखना है। देखो, गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोंपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीखकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। जैसे जैसे मानव और समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल तक आते आते मानव का रहन सहन आदि पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता। आदि मानव ने जब कृषि करना, पशु पालना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लिया, तब छोटे छोटे एवं कुछ बड़े गांव बसते गए। इनमें से बहुत कुछ लोग अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे। वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को देखकर अपनी जरूरत की वस्तुएं उनसे लेने लगे। ये सिंधु नदी घाटी का स्थल है। इनसे कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने लगे। वह अपनी उत्पादित वस्तु दूसरों को देकर अपनी जरूरत की वस्तुएं उनसे लेने लगे। यानी वस्तु विनिमय है वो इन्होंने, वस्तु विनिमय की जो पद्धति है वो सिंधु सभ्यता के अंदर अपनाई गई। इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार का प्रचलन हुआ। वस्तु विनिमय के बाद में व्यापार का प्रचलन हुआ। नगर बसने प्रारंभ हो गए। नए नगर ऐसे स्थानों पर बसे जहां उपजाऊ भूमि एवं पर्याप्त पानी था। अतः सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में नगर सभ्यता का विकास हुआ। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में पंजाब के हड़प्पा, यहाँ 1921 है, 1921 में पंजाब के हड़प्पा में और तत्पश्चात 1922 में सिंधु के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई में इस नगर सभ्यता का पता हमें चलता है। बाद में इन स्थानों पर भी खुदाई करने से ऐसी ही सभ्यता व संस्कृति वाले स्थान मिले। यानी अन्य स्थानों पर भी बाद में खुदाई की गई तो ऐसे ही स्थान हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल है, देखो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, चनहुदड़ो, ये सभी कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत के पंजाब में चंडीगढ़ के पास रोपड़, गुजरात में लोथल और धोलावीरा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थल है जहाँ फैली नगर सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इन सभी स्थानों से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से मिलते जुलते हैं। यह संस्कृति संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सिंधु संस्कृति है वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी।
भारत का मानचित्र देखने से पता चलता है कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। यह संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष और वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। देखो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। यह संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु संस्कृति ईसा से कितने वर्ष पुरानी है, तो आंसर आएगा 2500 वर्ष पुरानी है। और वर्तमान से कितने वर्ष पुरानी है, फिर आंसर आएगा 4500 वर्ष पुरानी। सरस्वती नदी का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तट पर वेदों की रचना होने का प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे पर ही वेदों की रचना की गई। यह कहना उचित होगा कि वैदिक संस्कृति का जन्म इसी नदी के किनारे पर हुआ था। इस नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है, शिवालिक पहाड़ी माना जाता है। यह नदी हरियाणा राजस्थान में होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है। सरस्वती नदी कहाँ गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है और हरियाणा राजस्थान में भी यह बहती है। कालांतर में यह नदी लुप्त हो गई। वैसे प्राचीन साहित्य में इस नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सरस्वती नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया है। नवीन खोजों से पता चलता है कि सरस्वती नदी घाटी पर सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था। सैटेलाइट की तस्वीरों में इस नदी का संपूर्ण मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मोहरें और सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त कलाकृतियाँ, इस प्रकार की कलाकृतियाँ प्राप्त होती है। ये जो मोहरें हैं वो सैल खड़ी पत्थर से बनी हुई है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो नगर नियोजन है, नगर की जो प्लानिंग है वो कैसी थी। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना, यानी सबसे बड़ी इस सभ्यता की जो विशेषता है वह है यहाँ की नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक परिवार के साथ रहते होंगे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का शहर था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में नगर के अन्य लोग रहते होंगे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह फैले हुए थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। सड़कें एक दूसरी सड़क को 90 डिग्री कोण पर इस प्रकार काटती थी और इस प्रकार नगर आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। यानी अनुमान किया जाता है कि बाढ़ या आक्रमण के समय ये जो लोग हैं वो ऊंचाई पर जाकर के शरण लेते होंगे। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें धान्यागारों की है। ये भी क्वेश्चन यहाँ बढ़ रहा है। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारत कौन सी है, धान्यागारों की थी। ये आयताकार में नदी के पास बनी होती थी। आयताकार में इन धान्यागारों का आकार कैसा था, आयताकार, और नदी के पास बनी होती थी। संभवतः नदी के रास्ते से माल नावों से लाया जाता था। ये जो धान्यागार है इनको नदी के पास क्यों स्थापित किया गया, क्यों बनाया गया, क्योंकि नदी के रास्ते से माल नावों से लाया जाता था और इन्हीं गोदामों में रखा जाता होगा। नगर के इस भाग में भट्टियाँ थी जहाँ धातु को आकार दिया जाता था। तांबे, कांसे, टिन आदि की वस्तुएं तैयार करते होंगे। खुदाई में सभा भवन प्राप्त होता है। बाजार, चौक, स्नान कुंड आदि हमें मिले हैं जो उनकी नगर नियोजन की सुव्यवस्थित योजना की जानकारी देते हैं। तो यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है भवन।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो भवन है वो कैसे थे। नगर का जो भाग जनसाधारण के रहने के लिए था वह योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। भवन में ईंटों की मोटी दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे आदि पाए गए हैं। तेल के बड़े बड़े मटके रसोई के पास, नाली, जानवरों को रखने के स्थान पर भी भवनों में पाए गए हैं। कुछ घरों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। मकानों में स्नानागार भी मिले हैं। मकानों में स्नानागार भी प्राप्त होते हैं। खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने सामाजिक वर्ग थे। 3 सामाजिक वर्ग थे। एक शासक वर्ग जो दुर्ग में रहते थे, एक तो था शासक वर्ग जो दुर्ग में रहता था, दूसरा व्यापारी वर्ग जो शहर के दूसरे भाग में रहता था, तीसरा मजदूर वर्ग था एवं आसपास के किसान जो अन्न पैदा करते थे, गांव में रहते थे। तो 3 प्रकार के सामाजिक वर्ग आपको याद रखने हैं और इनके कार्य याद रखने हैं। खंडहरों से पता चलता है कि वे भवन अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाते थे। भवन खुले चौड़े बड़े थे। घर का गंदा पानी निकालने के लिए नाली प्राय जमीन में दबाकर बनाई जाती थी। जमीन के अंदर नालियां बनाई जाती थी गंदा पानी निकालने के लिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता के पूरा अवशेष, सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के सभी स्थलों की खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उनमें समानता है। सभी स्थलों से खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उनमें क्या है, समानता है। उन वस्तुओं से उस समय के नागरिकों के रहन सहन, जीवन स्तर का पता चलता है। प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस नगर सभ्यता को बहुत अधिक विकसित माना जाता है। ये जो अवशेष प्राप्त होते हैं इससे ये अनुमान लगाया गया है कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो बहुत अधिक विकसित थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता का लुप्त होना। सिंधु सरस्वती सभ्यता कैसे लुप्त हुई? ऐसा माना जाता है कि ये संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक बनी रही होगी। यानी इसका समय कितना बताया गया, कार्यकाल सिंधु सरस्वती सभ्यता का 1000 वर्ष तक बनी रही होगी। ये नगर कैसे नष्ट हुए इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, पर शायद हम अनुमान लगा लेते हैं बाढ़ या किसी महामारी अथवा प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आदि से ये विकसित नगर समाप्त हो गए होंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व की सभ्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के समान विश्व की अन्य सभ्यताएं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान विश्व के अन्य देशों में इस प्रकार नदी घाटियों के पास नगरों का विकास हुआ था। उनमें से कुछ नदी घाटी सभ्यताओं को विद्वान हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ विकसित होने वाली सभ्यता मानते हैं। कुछ प्रमुख समकालीन विश्व सभ्यताएं। मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में मिस्र क्षेत्र में नील नदी के दोनों किनारों पर यह सभ्यता फली फूली। मिस्र में भी भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया की दजला फ्रात सभ्यता। वर्तमान इराक के दोआब मेसोपोटामिया स्थान पर दजला व फ्रात नदियों, दोआब का 2 नदियों के मध्य दजला व फ्रात नदियों के भूभाग पर यह सभ्यता विकसित हुई। यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह दजला व फ्रात नदियों के भूभाग पर विकसित हुई। इसी क्षेत्र में सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया आदि सभ्यताओं का भी विकास हुआ। चीन की हवांगहो नदी सभ्यता। चीन की हवांगहो नदी निचले हिस्से के मैदानी इलाकों में जहां उपजाऊ दुम्मट मिट्टी पाई जाती थी वहां इस सभ्यता का विकास हुआ। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। राजस्थान में प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में 2 टीलों की खुदाई में पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए। वर्तमान घग्गर नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों से खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई वह हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है।
घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। 1961 में टीलों की खुदाई में पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और यहाँ जो सामग्री प्राप्त होती है वह हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। आहड़ उदयपुर की बेड़च नदी के किनारे पर आहड़ नामक बस्ती, जिसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर की बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक बस्ती, जिसे ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसी बस्ती के पूर्व दिशा में मिट्टी के टीलों पर खुदाई में पाषाण युग एवं ताम्र युग के पत्थर और तांबे और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले। यानी आहड़ सभ्यता से हमें पाषाण युग और ताम्र युग दोनों के ही अवशेष प्राप्त होते हैं, ये याद रखना है। गेलुंड उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गेलुंड राजसमंद नामक स्थान पर एक टीले की, कहाँ पर है गेलुंड? राजसमंद जिले में है। एक टीले की खुदाई में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ एवं गेलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो आहड़ संस्कृति के नाम से कौन सी दो सभ्यताएं हैं? आहड़ और गेलुंड। ये उदयपुर में है और दूसरी राजसमंद में। बागोर भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे पर पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण पूरा अवशेष के एक टीले की खुदाई से यहाँ प्राप्त होते हैं। पाषाण और ताम्रकालीन दोनों प्राप्त होते हैं और यह संस्कृति क्या कहलाती है? बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो ये देखो, ये तो है आहड़ संस्कृति और यह बनास संस्कृति, तो इनको आपको अच्छी तरह से समझना है। बागोर किस में आता है? बनास संस्कृति में। आहड़ और गेलुंड आहड़ संस्कृति में। बालाथल उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभनगर के निकट बालाथल नामक गांव में एक टीले की खुदाई में ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, मूर्तियां, अन्य ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त होते हैं। ये अवशेष भी आहड़ संस्कृति का विस्तार है। 9 है पूर्वी राजस्थान के भरतपुर शहर से। नोह कहाँ पर है? भरतपुर में 5 किलोमीटर दूर नोह नामक स्थान पर तांबे और हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी आदि हमें प्राप्त होते हैं जो ताम्र युग के माने जाते हैं। चंद्रावती आबू सिरोही माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नामक स्थान पर ऐसे पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं जो प्राचीन मानव जीवन के निवास, आवास, उनके जीवन के विविध पक्षों पर जानकारी देते हैं। चंद्रावती पूरा मध्यकाल में एक अत्यंत महत्व का स्थल है। ये देखो, पूरा मध्यकाल का महत्वपूर्ण स्थल है चंद्रावती। ये यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, इस प्रकार के खिलौने वगैरह ये प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती पूरा मध्यकाल में एक अत्यंत महत्व का स्थल था। यहाँ चल रहे उत्खनन से किले के अवशेष एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। अनाज संग्रह करने की जो कोठियाँ या कोठार मिले हैं वह चंद्रावती में। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक विशाल दुर्ग था और यह परमार वंश की राजधानी थी। चंद्रावती किस वंश की राजधानी थी? परमार वंश की। पचमता राजस्थान के उदयपुर के पास राजसमंद में है। 100 किलोमीटर दूर पचमता गांव में पुरातात्विक खुदाई के दौरान पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। यह गांव गेलुंड के पास है एवं आहड़ बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये जो गेलुंड है उसके पास में है पचमता और आहड़ बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। पचमता मेवाड़ क्षेत्र की आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित है जो हड़प्पा के समकालीन है। यहाँ कई कलात्मक वस्तुएं जैसे नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा के मनके, शंख और जोहरात, और महत्वपूर्ण जोहरात देखो कौन सा मिला है? लेपिस लेजुली
लैपिस लेजुली यह अर्धकीमती पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है। नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर है। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और 2 भट्टियां या चूल्हे हमें चंद्रावती से प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर। गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कांतली नदी के तट पर है, सीकर में। इस सभ्यता स्थल से तांबर पाषाणकालीन वस्तुएं भारी मात्रा से प्राप्त होती है। तांबे की वस्तुएं, तांबा और पत्थर दोनों की वस्तुएं यहाँ से हमें प्राप्त होती है। विराट जयपुर जिले में स्थित विराट विभिन्न युगों में विकसित सभ्यता स्थल है। विभिन्न युगों में विकसित सभ्यता स्थल कौन सा है? विराट जयपुर। महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कई पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन स्थल है, जैसे कर्णपुरा, बिजनौर, तरखान वाला डेरा। ऐसे 100 पूरा स्थल मिले हैं। इनमें से 6 का उत्खनन हो चुका है। यानी राजस्थान में ऐसे पूरा स्थल तरखान वाला डेरा है, ये गंगानगर में है। राजस्थान में कई पूर्व हड़प्पा और हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए। इनकी संख्या कितनी है? 100, लेकिन अभी तक उत्खनन कितने का हुआ है? 6 का। शब्दावली, शिलालेख। शब्दावली में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको भी आपको पढ़ना है। शिलालेख पत्थर या धातु पर लिखे हुए अभिलेख शिलालेख कहलाते हैं। धान्यागार, अनाज रखने का स्थान। निर्वंश मानव जाति, निर्वंश मानव जाति। अभ्यास प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? ईसा से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सी 2500 वर्ष। अगर वर्तमान से पूछा जाता तो इसका आंसर होता 4500 वर्ष। धन्यवाद।